How to set UP a freelance writing business. An insider guide to setting up and running your own copywriting business. Book by Jason Dane. Introduction. क्या आप क्लाइंट्स के लिए लिखकर पैसे कमाना चाहते हैं? क्या आप अपनी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं? क्या आप राइटिंग को फुल टाइम बिजनेस की तरह चलाना चाहते हैं या फिर आप मार्केटिंग कंटेंट के जरिए फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं? आप चाहे पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हों या फुल टाइम, आप अलग अलग टाइप की कॉपीज लिखकर पैसे कमा सकते हैं। ये समरी आपको सिखाएगी कि एक फ्रीलांसर या इन-हाउस राइटर बनने के लिए आपको क्या करना होगा। अगर आप एक नौसिखिए हैं तो आपको इस समरी में दी गई टिप्स की जरूरत पड़ेगी। आप सीखेंगे कि एक कॉपीराइटर के तौर पर काम कैसे किया जाए, कहाँ काम ढूंढा जाए और एक्सीलेंट कॉपी कैसे डिलीवर की जाए। तो इस समरी के जरिए एक बेहतर कॉपीराइटर बनिए और जो आपको करना पसंद है उस काम को फुल टाइम इनकम का जरिया बना लीजिए। Why become a copywriter? कॉपीराइटर मैगजीन, वेबसाइट या न्यूज़लेटर में लिखा गया कुछ क्रिएट करता है। कई लोग अपने क्लाइंट्स के लिए लिखकर फुल टाइम इनकम कमाते हैं। कॉपीराइटिंग के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप कहीं से भी और किसी के लिए भी लिख सकते हैं। पहला लिखा हुआ एड 1652 में कॉफ़ी के लिए और 1657 में चॉकलेट के लिए बनाया गया था। उसके बाद से कॉपीराइटिंग आज पहले से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बन गई है। क्या आपने कभी कोई ऐड देखा और सोचा कि इससे अच्छा ऐड तो आप बना सकते थे? तो मान लीजिए कि आप आज से ही लिखना शुरू कर सकते हैं। अगर आपके अंदर पैशन है तो क्यों ना इसे अपनी कमाई का जरिया बनाया जाए? कॉपीराइटिंग एक खुद से सीखने वाली जर्नी है। ज़्यादातर राइटर्स ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं और बहुत कम पैसों से शुरुआत करते हैं। एक बार जब उन्हें पहचान मिल जाती है और वो क्लाइंट्स का नेटवर्क बना लेते हैं तो उसके बाद वो बड़े प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। कॉपीराइटिंग के लिए आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है बल्कि एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। अगर आप में राइटिंग के लिए पैशन और अच्छा टाइम मैनेजमेंट स्किल्स है तो आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। जॉब इंटरव्यू के दौरान आपको जॉब की रिक्वायरमेंट को समझना ज़रूरी होता है। आपको पता होना चाहिए कि आप किस टाइप के ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं। क्लाइंट का कल्चर और कस्टमर भी उतना ही ज़रूरी है। आपके राइटिंग स्टाइल में उन कस्टमर्स की लाइफ की झलक होनी चाहिए जिनके लिए आप लिखते हैं। अगली क्वालिटी जो कॉपीराइटर्स के अंदर होनी चाहिए वो है क्रिएटिविटी। कॉपीराइटिंग एक क्रिएटिव वर्क है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी क्रिएटिविटी आपकी जॉब रिक्वायरमेंट को सूट करे। आप अपने क्लाइंट से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आपका आइडिया क्रिएटिव है तो उन्हें ज़रूर पसंद आएगा। क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकलिटी आपकी हर कॉपी में होनी चाहिए। तो इसलिए आइडियाज़ ढूंढते वक्त हमेशा अपने क्लाइंट के लिए सेकंड ऑफर भी रखिए। अगर क्लाइंट आपके पहले आइडिया से खुश नहीं है तो आप सेकंड वाला प्रेजेंट कर सकते हैं। एक कॉपीराइटर की मेन क्वालिटी है डिटेल्स पर ध्यान देना। इसका मतलब है एकदम ग्रामेटिकली करेक्ट कंटेंट लिखना। राइटिंग मिस्टेक्स आपकी रेपुटेशन खराब कर सकती है। जर्नलिस्ट को एक फ़ायदा ये होता है कि वो फर्स्ट ड्राफ्ट खुलकर लिख सकते हैं क्योंकि उनके पास एडिटर्स होते हैं, लेकिन कॉपीराइटर्स इतने खुशकिस्मत नहीं होते। एक कॉपीराइटर फर्स्ट ड्राफ्ट भी लिखता है, उसे एडिट भी करता है और उसके बाद उसकी प्रूफरीडिंग भी करता है। एक फ्रीलांस कॉपीराइटर के तौर पर आपको ज़्यादातर वक्त घर से काम करना होगा, यानी आप अपना शेड्यूल खुद कंट्रोल कर सकते हो। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप टीवी देखना छोड़कर खुद को राइटिंग के लिए मोटिवेट करो। एक कॉपीराइटर को प्लीजिंग पर्सनैलिटी वाला भी होना चाहिए। इंटरव्यू के दौरान क्लाइंट्स का ध्यान कॉपीराइटर की स्किल्स से ज़्यादा उसकी पर्सनैलिटी पर जाता है। एक इम्प्रेसिव पोर्टफोलियो के अलावा आपको अपने क्लाइंट के साथ हमदर्दी भी होनी चाहिए और उन्हें समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। कॉपीराइटिंग इम्प्रेसिव तो होती है, लेकिन इसके लिए अच्छी लिसनिंग स्किल्स, क्रिएटिविटी, लाइकेबिलिटी और डिटेल्स पर ध्यान देने की भी ज़रूरत है। इन एसेट्स की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इसमें सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं। गेटिंग स्टार्टेड। कॉपीराइटिंग में सिर्फ क्लाइंट्स के लिए लिखना शामिल नहीं है, बल्कि एक कॉपीराइटर के तौर पर आप खुद को एक राइटर से ज़्यादा एक एंटरप्रेन्योर समझो। आपको अपना टैक्स, इनवॉइस बनाना भी हैंडल करना होगा और अपनी स्किल्स को प्रमोट करना होगा।
ये सब एक बड़ी जिम्मेदारी वाला काम लगता है। आप सोचोगे कि इसके बजाय किसी कंपनी में जॉब करना ज़्यादा आसान है क्योंकि वहाँ लीगल मैटर्स दूसरा डिपार्टमेंट देखता है। ज़्यादातर राइटर्स कॉपीराइटर की जॉब ढूंढना इसलिए भी छोड़ देते हैं क्योंकि वो खुद का बिजनेस चलाने का झंझट नहीं उठाना चाहते। लेकिन अच्छी खबर ये है कि कॉपीराइटर्स को पहले दिन से ही सारे लीगल मैटर्स संभालने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में आप सारा फोकस सिर्फ राइटिंग पर, अपना पोर्टफोलियो बनाने पर और क्लाइंट्स के साथ नेटवर्किंग करने पर कर सकते हैं। आप अपने लीगल काम ऑर्गेनाइज करने में कुछ हफ्ते या कुछ महीने का टाइम ले सकते हैं। एक ऑफिस स्पेस ढूंढिए और जॉब की जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ढल जाइए। एक नए बिजनेस ओनर के तौर पर गवर्नमेंट आपको टैक्स पे करने से पहले कम से कम 1 साल का मौका देगी। कॉपीराइटिंग के लिए बिजनेस प्लान की ज़रूरत नहीं पड़ती जब तक कि आप लोन के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो। कई बार ऑफिस रेंट पर लेना या इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदना महंगा पड़ता है। अगर आप इसे स्लो पेस में करने की सोच रहे हैं तो आप घर में जो भी है उससे शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि कुछ मामलों को पहले से ध्यान में रखकर चलने में ही समझदारी है। ये सोचो कि आप साल में कितना कमाने की सोच रहे हो। फिर अपना कैलेंडर उठाओ और डिसाइड करो कि इस साल आप कितने दिन वाकई में काम कर सकते हो। इसमें वीकेंड्स, हॉलिडे और बाकी के दूसरे बिजी शेड्यूल को शामिल ना करें। आप अपनी एनुअल कमाई को नंबर ऑफ वर्किंग डेज से डिवाइड करके अपनी डेली एवरेज सैलरी निकाल सकते हैं। इसमें अपना नीश या स्पेशलिटी भी शामिल करें और ये चीज़ भी कि आप क्लाइंट्स को कहाँ ढूंढ सकते हैं। आप एक कॉपीराइटर के तौर पर 3 तरीकों से अपना बिजनेस चला सकते हो। एक सोल ट्रेडर के तौर पर, पार्टनरशिप में या फिर लिमिटेड कंपनी के तौर पर। सोल ट्रेडर का मतलब है कि आप अकेले बिजनेस चलाएंगे। ये सबसे आसान तरीका है। सबसे करीबी टैक्स ऑफिस में जाकर अपना नाम और एड्रेस देकर खुद को रजिस्टर करवा लीजिए। अगर आप कोई और राइटर हायर नहीं करते हैं तो आपकी पूरी इनकम सिर्फ आपकी होगी। पार्टनरशिप में 2 या ज़्यादा लोगों के बीच एक जॉइंट एग्रीमेंट होता है। 2 पार्टनर्स साथ मिलकर काम शुरू कर सकते हैं। दोनों मिलकर जिम्मेदारियां, प्रॉफिट और लायबिलिटीज को संभालते हैं। लिमिटेड कंपनी के नाम से काम करने का मतलब है कि आप एक अलग से बिजनेस चला रहे हैं। अगर कंपनी नहीं भी चली तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और आपको कम टैक्स देना होगा। इसमें कमी यह है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की ज़रूरत पड़ेगी। ये डिसाइड करने के बाद कि आपको किस टाइप का बिजनेस करना चाहिए, अब बारी आती है नाम चुनने की। अगर आपको सोल ट्रेडर बनना है तो आप अपना नाम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी और के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ऐसा नाम रखना चाहिए जो आपकी सर्विस के बारे में बताता हो। अगर आप खुद की वेबसाइट बनाने की सोच रहे हैं तो आपको अपने डोमेन नेम की अवेलेबिलिटी चेक कर लेनी चाहिए। आप अपना बिजनेस कार्ड भी प्रिंट करवा सकते हैं। इस तरह क्लाइंट्स को आपका एड्रेस और फ़ोन नंबर जानने में आसानी होगी। नाम और बिजनेस टाइप डिसाइड करने के बाद आपको टैक्स के लिए रजिस्टर करना होगा। क्लाइंट्स को आपके सेल्फ एम्प्लॉयड वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आगे चलकर कोई लीगल प्रॉब्लम ना हो। तो यानी एक कॉपीराइट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको टैक्स के लिए रजिस्टर करने की, अपना बिजनेस टाइप डिसाइड करने की और एक ब्रांड नेम चूज करने की ज़रूरत पड़ेगी। वेयर टू वर्क। आप घर से काम कर सकते हो या रेंट पर ऑफिस ले सकते हो या फिर अपने क्लाइंट के प्रेमिस से भी काम कर सकते हो। घर से काम करना सबसे आसान है। अगर आप घर से काम करने की सोच रहे हो तो आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें चेक करनी होंगी। क्या आपके पास इतनी जगह है कि आप घर पर ऑफिस बना सकें? कहीं आपके घर के लोगों को आपके काम से परेशानी तो नहीं होगी? क्या आपके डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं? क्या आपके घर में स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन है और फ़ोन का सिग्नल ठीक से आता है? आप चाहें तो अपने रूम के कोने में एक छोटा डेस्क लगा सकते हैं या फिर अपने गैराज या बेसमेंट से काम कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लाइट मिल रही है और कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं है तो आप घर के किसी भी कोने से काम कर सकते हैं। घर से काम करना आसान तो है पर चैलेंजिंग भी बहुत है। अगर आप क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो कोई भी किसी भी वक्त आपको डिस्टर्ब करने आ सकता है, कभी कॉफ़ी के बहाने या कभी कुछ डिस्कस करने के लिए।
आपको एक बाउंड्री सेट करनी होगी और सबको ये दिखाना होगा कि आप अपने राइटिंग बिजनेस को लेकर कितना सीरियस हैं। अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो जूम मीटिंग या फ़ोन कॉल के दौरान अपने फैमिली मेंबर्स से चुप रहने के लिए कहें, क्योंकि टीवी की आवाज़ से आपके क्लाइंट्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। अगर आपके बच्चे छोटे हैं और उन्हें चुप कराना मुश्किल है, तो अगर आप अपने क्लाइंट को ये बात समझाएंगे तो वो ज़रूर समझेंगे। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको अर्जेंटली अपना काम छोड़ना पड़े। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आया है तो जाने से पहले उसे लिख लें, वरना ऐसा ना हो कि आप उसे भूल जाए। जाने से पहले आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सेव कर लेने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कंप्यूटर अचानक क्रैश हो जाए और आपका कोई इंपोर्टेड डेटा खो जाए। घर से काम करने में ब्रेक लेना एक प्रॉब्लम बन सकती है। आपको अपने वर्किंग आवर्स क्लियर करने होंगे, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप इंपॉर्टेंट काम पोस्टपोन करते रहे और किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के चक्कर में फैमिली टाइम को कट करना शुरू कर दें। आपका सेकंड ऑप्शन है किसी ऑफिस से काम करना। अगर आप अकेले नहीं हैं तो आपको अपने कॉपीराइट बिजनेस के लिए कोई जगह रेंट पर लेनी होगी। एक सर्विस्ड ऑफिस को रेंट पर लेना बेस्ट ऑप्शन होगा। इसमें आपके पास वो सब होगा जो एक कंपनी में होना चाहिए, जैसे रिसेप्शनिस्ट से लेकर फोटोकॉपियर तक। आपके पास अपने क्लाइंट्स से मिलने के लिए एक मीटिंग रूम भी होगा। तीसरा ऑप्शन है कि आप क्लाइंट के प्रेमिस से काम कर सकते हैं। कभी कभी कंपनी आपको अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए कहती है, तो आपको कंपनी में काम करना होता है और उनके साथ स्पेस शेयर करना पड़ता है। आप उनके कंप्यूटर और कॉफ़ी मेकर यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रिसिटी और फ़ोन का बिल भी ज़्यादा नहीं देना पड़ता है। आप चाहे घर से काम करें या ऑफिस रेंट पर लें या फिर क्लाइंट के प्रेमिस से काम करें, आपका स्पेस कंफर्टेबल और इंस्पायरिंग होना चाहिए। हाउ टू फाइंड वर्क एंड कीप इट। आपका पहला काम हो सकता है कि फैमिली मेंबर्स से आए। जो लोग आपकी राइटिंग स्किल्स से वाकिफ हैं, हो सकता है कि आपको हायर करें और आपके लॉन्ग टर्म क्लाइंट बन जाए। कॉपीराइटिंग वर्क ढूंढने के और भी दूसरे तरीके हैं। नए क्लाइंट्स तक पहुंचने का सबसे पहला तरीका है एडवर्टाइजिंग। जैसे गूगल पर एड पोस्ट करना शायद महंगा पड़ेगा। आपके पैसे भी खर्च होंगे और कोई रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। इससे बेहतर है कि कोई फ्रीलांस डायरेक्टरी ज्वाइन की जाए। दूसरी चीज़, आप इंटरनेट पर कॉपीराइटिंग के जॉब ढूंढ सकते हो। आप कंपनी के नाम और उनके एडिटर्स ढूंढकर उनसे कॉन्टैक्ट करके अपना आइडिया पिच कर सकते हो। आप फ्रीलांस वेबसाइट पर भी साइन अप कर सकते हो। आमतौर पर इन साइट्स पर जो जॉब पोस्ट की जाती है अच्छी नहीं होती। वो बहुत कम पैसा देते हैं और अच्छी जॉब ज़्यादातर प्रोफेशनल राइटर्स लपक लेते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो हाई पेइंग जॉब मिलना आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि आपको बिडर्स हमेशा ज़्यादा मिलेंगे और आपको बहुत सारे राइटर्स से मुकाबला करना पड़ेगा। एक अच्छा प्रपोजल लिखकर भी शायद आपको अच्छी जॉब मिल जाए, पर ये इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि जॉब सेटिस्फाइंग होगी। तीसरी चीज़, आप खुद अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। एक प्रोफेशनल कॉपीराइटर बनने के लिए इसकी ज़रूरत तो नहीं है, पर यह आपको एक सॉलिड पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प करेगा। आपको होस्टिंग के लिए साइन अप करना होगा और अपनी वेबसाइट बनाने के लिए एक डोमेन नेम खरीदना होगा। आप चाहें तो एक थीम भी खरीद सकते हैं या किसी वेब डेवलपर से अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करवा सकते हैं। आप खुद भी डिज़ाइन करना सीख सकते हैं, लेकिन इसमें आपका बहुत समय लग जाएगा। अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए आपको टाइम, पैसा और एक्स्ट्रा स्किल्स चाहिए होंगी। आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन (एसईओ) प्लान पर काम करना होगा और विजिटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग यूज़ करनी होगी। कई बार एजेंसीज नए फ्रीलांसर्स को हायर कर लेती हैं। आपको उनके ऑफिस में भेज दिया जाता है और आपको कम रेट पर काम करना होता है, क्योंकि राइटिंग एजेंसी आपकी फीस में से कुछ परसेंटेज ले लेती है। कुछ जॉब्स करने के बाद आपका पोर्टफोलियो बढ़िया हो जाएगा। जॉब खत्म करने के बाद अपने काम की एक कॉपी मांगिए। क्लाइंट्स आपके सीवी पर फोकस करने के ज़्यादा आपके पहले वाले काम को चेक करना पसंद करते हैं। आपको अलग अलग टाइप के सीवी बनाने चाहिए जो उन क्लाइंट्स के टाइप पर बेस्ड हों जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं। एक कॉपीराइटर होने के नाते आपको अपना आइडिया अपने क्लाइंट्स को पिच करने के लिए फुल प्रेजेंटेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है।
ये कुछ तरीके हैं जो आपको जॉब ढूंढने में मदद कर सकते हैं। शुरुआत क्लाइंट को ये दिखाकर करो कि आप उनका बिजनेस समझते हो। अगर आपने पहले भी कोई ऐसा मिलता जुलता प्रोजेक्ट किया है तो अपनी राइटिंग के बारे में और जो आइडिया आपने जनरेट किए थे उन्हें डिस्कस करो। आप किस टाइप के क्लाइंट के साथ काम करना चाहते हो उसके बेसिस पर अपना अलग अलग सीवी बनाओ। हर सीवी में अपने काम का सैंपल जरूर शामिल करो। कॉपीराइटिंग का प्राइस, जॉब टाइप, अर्जेंसी और वर्ड काउंट पर डिपेंड करता है। आपको अपने काम का प्राइस क्लाइंट से पहले ही डिस्कस कर लेना चाहिए। किसी प्रोजेक्ट की वैल्यू निकालकर आप खुद उस काम के प्राइस का अंदाजा लगा सकते हैं। पैसा रिपीट बिजनेस से मिलता है। आपका अच्छा काम ही तय करेगा कि आपको दोबारा उस क्लाइंट से काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब आप अपने क्लाइंट को बढ़िया काम करके देंगे तो वो अगली बार भी आपको ही मौका देंगे और दूसरे क्लाइंट्स को भी आपका रेफरेंस देंगे। लेकिन आपकी कॉपी एरर फ्री, सिंपल और क्रिएटिव होनी चाहिए और आपके क्लाइंट की ज़रूरत के हिसाब से इंटरेस्टिंग और सूटेबल भी होनी चाहिए। डिलीवरिंग ग्रेट कॉपी। हर प्रोजेक्ट में एक स्पेशल राइटिंग स्टाइल की ज़रूरत होती है। लेकिन कुछ जर्नल स्किल्स भी होती हैं जो हर ग्रेट कॉपी में पाई जाती है। सबसे पहले तो आपकी कॉपी शॉर्ट होनी चाहिए। राइटर होने के नाते हमें शब्दों से बहुत प्यार होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन यूज करने से खुद को रोक नहीं पाते पर असल में हमारे टेक्स्ट में उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। याद रहे कि आपके रीडर्स के पास ज़्यादा टाइम और सब्र नहीं है। कॉपीराइटिंग कोई लिटरेरी काम नहीं है। ये बस टेक्स्ट है जो रीडर्स के पढ़ने के लिए लिखा जाता है। ऑडियंस आपका आर्टिकल इसलिए पढ़ रही है क्योंकि वो कुछ सीखना या खरीदना चाहती है। वो उस पॉइंट तक जल्दी से पहुंचना चाहती है, इसलिए आपकी राइटिंग पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। आप सब कुछ शॉर्ट रख सकते हो जिसमें आपके वर्ड्स, सेंटेंस और पैराग्राफ भी शामिल हैं। बेकार के वर्ड्स यूज मत करो। अगर कम वर्ड्स में सेम मीनिंग एक्सप्रेस कर सको तो ज़्यादा अच्छा है। 5 वर्ड के सेंटेंस के मुकाबले 3 वर्ड सेंटेंस पढ़ना ज़्यादा आसान होता है। 1 या 2 बार अपने काम को रिवाइज करें और जितने फालतू के वर्ड्स हो उन्हें हटा दें। बेकार के पंक्चुएशन भी हटा दें। अगर आप कॉमा हटा सकते हैं और मीनिंग भी चेंज नहीं हो रहा है तो बढ़िया है। यहाँ तक कि आपको अपने पैराग्राफ भी छोटे छोटे रखने चाहिए। आप कोई ऐसे नहीं लिख रहे हैं। अपने टेक्स्ट को छोटे छोटे पैराग्राफ्स में बांटे जो पढ़ने में सिंपल हों। एक अच्छी कॉपी लिखने की दूसरी रिक्वायरमेंट है सिंपल स्टाइल। सीधे पॉइंट पर लिखें। रीडर्स को समझने में परेशानी नहीं होनी चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको बहुत से आर्ग्यूमेंट देने हैं तो सबको अलग अलग पैराग्राफ में लिखें। आप अपने आर्ग्यूमेंट्स कम शब्दों से शुरुआत करते हुए लिख सकते हैं। उसके बाद हर पॉइंट के लिए एक पैराग्राफ लिखें। इससे आपको अपना टेक्स्ट इफेक्टिवली लिखने में मदद मिलेगी। तीसरी चीज़, आपकी राइटिंग एंगेजिंग होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि रीडर्स एक्शन लें तो किसी प्रोडक्ट के फीचर्स डिस्क्राइब ना करके उससे जुड़े आइडियाज़ या इमोशंस के बारे में लिखें। उस वैल्यू के बारे में बताएं जो वो आपके कस्टमर्स की लाइफ में ऐड कर सकता है। याद रहे कि आपके रीडर्स को इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है कि प्रोडक्ट क्या है, बल्कि वो उनके किस काम आ सकता है। हर प्रोडक्ट को एक मीनिंग देते हुए लिखें। 1980 में जब एप्पल ने मैकिंटोश कंप्यूटर बनाया था तो उन्होंने इस नई मशीन को बेहद शानदार तरीके से मार्केट किया था। उन्होंने लोगों को मशीन दिखाकर उसके फीचर्स नहीं गिनाए, बल्कि उन्होंने एक कैरेक्टर दिखाया जो सोसाइटी के खिलाफ जाकर अपनी आज़ादी हासिल करना चाहता है। कस्टमर्स के लिए एप्पल आज़ादी पाने का एक तरीका बन गया। दुनिया भर के लोग उनके प्रोडक्ट पर भरोसा करते हैं क्योंकि उन्होंने सोसाइटी को चेंज किया है। चौथी बात, अपनी ऑडियंस को समझो ताकि आप उनसे रेलेवेंट आइडियाज़ जनरेट कर सको। क्या आप टीनेजर्स के लिए लिख रहे हैं या प्रोफेशन औरतों के लिए? आपका स्टाइल और जार्गन एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर तक अलग होना चाहिए। अपने टारगेट ऑडियंस के अलावा आपको अपने डायरेक्ट ऑडियंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, यानी आपके क्लाइंट। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग राइटिंग स्टाइल होता है। रेलेवेंट बने रहने के लिए आपको अपने कस्टमर्स के बारे में बात करनी चाहिए।
ऐसी स्टोरीज ऐड करें जो उनकी लाइफ के बारे में बताए और उनसे यू यानी आप प्रोनाउन यूज करते हुए बात करें। आम तौर पर आपके टेक्स्ट में वी यानी हम से ज्यादा आप का इस्तेमाल होना चाहिए। पांचवी बात, हमेशा एक्टिव वॉइस यूज करें ताकि आपकी कॉपी एकदम क्लियर, आसानी से समझ आने वाली और पर्सनल लगे। सेंटेंस की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से करते हुए उसके बाद प्रेडिकेट लिखें। और आखिर में, कस्टमर्स उन्हीं ब्रांड्स को खरीदते हैं जिन पर उन्हें भरोसा होता है। इसलिए हमेशा ईमानदारी से एकदम सही जानकारी दीजिए। एक कॉपीराइटर के तौर पर आपका काम है आपके टॉपिक के बारे में जितना हो सके उतनी जानकारी जुटाना और फिर उसे एक शॉर्ट आर्टिकल के रूप में लिखना। जो कुछ आप इंटरनेट पर पढ़ते हैं सब सही नहीं होता है, इसलिए हमेशा वैल्यूएबल सोर्स ढूंढने की कोशिश करें। लिखने के बाद अब टाइम है प्रूफ रीडिंग का। आपने जो लिखा है उसे रिवाइज कर लें कि कहीं कोई स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक तो नहीं है। अगर आपकी कॉपी में गलतियां होंगी तो आपको अनप्रोफेशनल समझा जाएगा, जिसके चलते क्लाइंट आपके हाथ से निकल सकता है। राइटिंग फॉर एडवर्टाइजिंग। दो टाइप का एडवर्टाइजमेंट होता है। पहला, प्रमोशन एडवर्टाइजिंग, जो डायरेक्ट सेल्स पिच को फॉलो करती है, जो कस्टमर्स को कुछ खरीदने के लिए पुश करती है। जैसे सेल का आखिरी हफ्ता या बाय वन गेट वन फ्री टाइप के मैसेज आपकी सेल बढ़ाते हैं क्योंकि ये एक लिमिटेड ऑफर को प्रमोट कर रहे हैं। स्पेशल ऑफर्स कस्टमर्स पर ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। एडवर्टाइजिंग का ये तरीका सबसे पुराना है और आज सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। दूसरी टाइप की एडवर्टाइजिंग है ब्रांड का। आज लोग उन्हीं ब्रांड्स के प्रोडक्ट को खरीदते हैं जिन पर उन्हें भरोसा होता है। कस्टमर्स अपनी फीलिंग्स के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या खरीदना है, ना कि अपने रैशनल थॉट्स के हिसाब से। तो जब आप एक भरोसेमंद ब्रांड बनाते हैं तो आपको लॉयल कस्टमर्स भी मिलते हैं। कस्टमर्स ब्रांड को ऐसे देखते हैं जैसे वो किसी इंसान से पहली बार मिल रहे हों। पहली मुलाकात में लोग किसी के बारे में जितना हो सके उतनी जानकारी हासिल करना चाहते हैं। एक जजमेंट बनाने के लिए वो कॉमन इंटरेस्ट जानने की कोशिश करते हैं। वो जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें वो इंसान पसंद है या नहीं। सेम चीज ब्रांड पर भी लागू होती है। कस्टमर्स अपनी राय बनाते हैं कि कंपनी कैसी है। इसे इमेज, लिखे हुए मैसेज और ब्रांड की फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करने वाले एक्शन के जरिए एक्सप्लेन किया जा सकता है। अगर ब्रांड के एक्शन में आपके मैसेज की झलक नहीं होगी तो आपका भरोसा टूट जाएगा। अगर कोई ब्रांड मार्केट में अपनी वैल्यू खो देता है तो वो कभी सेल नहीं कर पाएगा। अब क्योंकि कुछ बेचने के लिए ऐड बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं तो लोगों को डेली कई ईमेल आते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि कस्टमर्स फिल्टर करना सीख जाते हैं कि कौन से काम के ईमेल हैं और कौन से जंक मेल हैं। ब्रांडिंग ट्रिक्स समझने के बाद भी कस्टमर्स एक इंटेलिजेंट और क्रिएटिव मार्केटिंग कैंपेन से उनके प्रोडक्ट को खरीद ही लेते हैं। एक कॉपीराइटर के तौर पर ऐसा मैसेज क्रिएट करना जो सबसे हटकर हो, चैलेंजिंग होता है। आपको इतना क्रिएटिव होना होगा कि आप कस्टमर्स के दिल को छू सकें। शुरुआत करने के लिए आपको पहले अपने क्लाइंट के ब्रांड और सर्विस को समझना होगा। याद रहे कि एक एड कैंपेन चलाने में पैसा खर्च होता है। इसके रिजल्ट के लिए क्लाइंट आपको जिम्मेदार ठहराएगा और अगर कस्टमर्स ने आपका मैसेज नज़रअंदाज किया तो आपकी जॉब भी जा सकती है। ऐड को शॉर्ट रखना चाहिए क्योंकि उनके स्पेस के लिए पैसा देना पड़ता है, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट मैसेज लिखो। अपने क्लाइंट के ब्रांड की वैल्यू को समझते हुए उसे कम से कम शब्दों में डायरेक्टली एक्सप्रेस करो। अपने आइडिया को तैयार करने के बाद आपको अपने क्लाइंट को कन्विंस करना होगा कि आपका ऐड क्यों चलेगा। अगर क्लाइंट ने आपकी पिच एक्सेप्ट कर ली तो समझो काम बन गया। लेकिन अगर क्लाइंट को आइडिया पसंद नहीं आया तो आपको उनकी राय सुननी चाहिए और उसके हिसाब से रिवीजन करना चाहिए। हर ब्रांड का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट यूएसपी होता है, इसलिए अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट की यूएसपी को समझते हुए ऐसा ऐड क्रिएट करो जो क्लाइंट्स को एकदम सही जगह टारगेट कर सके। अपने क्लाइंट से पूछो कस्टमर्स को आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहिए। क्लाइंट जो जवाब देगा उसके पीछे की फीलिंग को समझते हुए एक क्रिएटिव मैसेज लिखो। ये मैसेज शुरू में लंबा हो सकता है पर आपको इसे छोटा करना होगा। याद रहे, अगर आप ऐड लिखते हो तो ये समझ लो कि आपको कम लिखने के ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं। एक ऐड कैंपेन में एक वर्ड भी काम कर सकता है।
अगर उसी एक वर्ड को आप एक इम्पैक्टफुल इमेज के साथ जोड़ दोगे तो आप बड़ी आसानी से एक सक्सेसफुल मैसेज क्रिएट कर सकते हो। वर्ड्स से ज़्यादा इमेज ज़रूरी होता है। ह्यूमन ब्रेन टेक्स्ट से ज़्यादा इमेज पर रिएक्ट करता है, इसलिए अपने कस्टमर्स का ध्यान तुरंत अपनी तरफ खींचने के लिए आपको इमेज भी ऐड करना चाहिए। एक बार जब आप एक शॉर्ट, डायरेक्ट और स्ट्रांग कॉपी लिख लोगे और राइट इमेज यूज़ करना शुरू करोगे तो आपको मनचाहा रिस्पॉन्स मिलने लगेगा। या तो आपके कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट खरीद लेंगे या आगे के लिए आपके ब्रांड को याद रखेंगे। राइटिंग फॉर डायरेक्ट मेल। एडवर्टाइजिंग के मुकाबले लेटर भेजना ज़्यादा सस्ता पड़ता है। ज़्यादातर कंपनियां अपने कस्टमर्स को डायरेक्ट मेल भेजना पसंद करती हैं। लोग इस टाइप के मीडियम को जंक मेल कहते हैं। डायरेक्ट मेल लिखना थोड़ा ट्रिकी होता है। अगर आपने गलती से गलत मैसेज लिख दिया तो ये आपके कस्टमर्स पर नेगेटिव असर डाल सकता है। डायरेक्ट मेल से कम कुछ सेल्स तो मिल ही जाती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसमें काफ़ी पैसा बर्बाद हो जाता है। याद रहे कि लोगों के पास बहुत से जंक मेल आते हैं। उनमें से ज़्यादातर सीधा ही डिलीट कर दिए जाते हैं। कुछ ही लेटर्स को खोला जाता है, इसलिए वो ऐसा होना चाहिए जो कस्टमर्स का ध्यान खींच सके। पर्सनलाइज्ड मैसेज भेजने से आपके चांसेस इंप्रूव हो सकते हैं। एक जेनेरिक टोन जैसे टू द रिसीवर यूज करने के बजाय रिसिपिएंट का नाम लिखना ज़्यादा बेहतर होगा, और जब तक आपकी पिच कन्विंसिंग नहीं होगी, हो सकता है कि वो आपका प्रोडक्ट ना खरीदना चाहें। एक कॉपीराइटर के तौर पर आपका काम है अपने टारगेट ऑडियंस की ज़रूरत को समझना। आपके राइटिंग स्टाइल में उन लोगों की लाइफ झलकनी चाहिए जिन्हें आप मेल भेज रहे हो। बेशक आप हज़ारों लोगों को मेल भेज रहे हों, पर हर एक को वो मेल पर्सनल और रेलेवेंट लगना चाहिए। ये पता करो कि आपकी ऑडियंस में क्या चीज़ कॉमन है। ये समझने की कोशिश करो कि वो कैसे सोचते हैं और क्या चीज़ उन्हें टिक करती है। अपनी ऑडियंस को अपने प्यारे दोस्त की तरह समझो, फिर उन्हें पर्सनली लिखो। अपना अप्रोच डायरेक्ट और रिस्पेक्टफुल रखो। अपना या उनका टाइम वेस्ट मत करो। डायरेक्ट मेल के लिए क्लैरिटी और क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है, इसलिए अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट का यूनिक सेलिंग पॉइंट (यूएसपी) समझो और एक पर्सनल मैसेज लिखो। अपनी ऑडियंस के दिल तक पहुंचने की कोशिश करो। इमोशंस फीचर्स से ज़्यादा बिकते हैं। जैसे किसी कार के कूल फीचर्स एक्सप्लेन करते हुए लिखने के बजाय आप कस्टमर को कार की चाबी एक शॉर्ट मैसेज के साथ भेज सकते हैं। ये कार एक हफ्ते के लिए आपकी हुई। इससे कस्टमर के मन में नई कार ट्राई करने का लालच जागेगा, चाहे बेशक उन्हें उसकी ज़रूरत ना हो। डायरेक्ट मेल भेजने का मकसद है कुछ बेचना, पर यह बात आपके मेल से जाहिर नहीं होना चाहिए। अगर आप मेल में कुछ बेचने पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो हो सकता है कि आपको ऑडियंस की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना मिले। इसके बजाय उन्हें कोई फ्री डील ऑफर करो, जैसे एक फ्री कंसल्टेशन का ऑफर दो या फ्री ट्रायल या कोई फ्री इन्फॉर्मेशन दो। इससे आपका मेल जंक से वैल्यूएबल में बदल जाएगा। यहाँ तक कि अगर रिसीवर को आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत ना भी हो तो भी आपका ऑफर उनके माइंड में रहेगा। इससे आपको मेल भेजने की मोटिवेशन मिलती रहेगी और कुछ ही टाइम बाद आपका अपनी ऑडियंस से एक गहरा नाता बन जाएगा। लेकिन ये स्टेप उठाने से पहले अपने क्लाइंट की परमिशन लें। डायरेक्ट मेल का आखिरी हिस्सा है कॉल टू एक्शन। अपने रेसिपिएंट को आपके ऑफर के लिए रिस्पॉन्ड करने का मौका दें। आप अपने क्लाइंट का फ़ोन नंबर या एड्रेस ऐड कर सकते हैं। अभी हाल ही में ईमेल ने डायरेक्ट मेल की जगह ले ली है। एक एवरेज प्रोफेशनल को डेली अपने ईमेल को रिव्यू करने में 2 घंटे लगते हैं। ये इस बात का सबूत है कि एक इंसान को रोज़ाना कितने ईमेल मिलते हैं। कंपनियां ईमेल का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करती हैं क्योंकि ये एक सस्ता, फास्ट मीडियम है और इसमें जवाब भी तुरंत मिलता है। आप अपने ईमेल का ओपन रेट चेक करके आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि आपकी ऑडियंस आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है या नहीं। इफ़ेक्टिव ईमेल लिखने के लिए आपका सब्जेक्ट लाइन इम्पैक्टफुल और पर्सनल होना चाहिए। कुछ वैल्यूएबल ऑफर करो, जैसे आप लिख सकते हो, ज़्यादा वाई पाने के लिए अपने एक्स को इम्प्रूव करें। अपने ऑफर के फ़ायदे बताने से लिखने की शुरुआत करें। पर्सनल और इनफॉर्मल टोन का इस्तेमाल करें और अपने ईमेल को क्लियर और छोटे छोटे पार्ट में बांटते हुए लिखें। राइटिंग फॉर द इंटरनेट। इंटरनेट के लिए लिखना
प्रिंट पब्लिकेशन के लिए लिखने से अलग होता है। स्क्रीन पर पढ़ना ज्यादा मुश्किल होता है। रीडर्स जो पढ़ रहे हैं उसका ट्रैक रखना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। उनका फोकस उस चीज से हट सकता है और हो सकता है कि वो अनजाने में ही उस पेज से हट जाए। इंटरनेट पर कुछ पढ़ना कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए एक कॉपीराइटर के तौर पर आपका होना चाहिए अपने टेक्स्ट को क्लियर, पढ़ने में आसान और नेविगेट करने में आसान बनाना। ये जनरल रूल्स फॉलो करो। सबसे पहले तो अपने आर्टिकल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो। हर पैराग्राफ में 50 से ज्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, हर पैराग्राफ में सिर्फ एक आइटम के बारे में लिखो। ये पॉइंट काम का और इंटरेस्टिंग होना चाहिए, वरना आपके रीडर्स जल्दी बोर हो जाएंगे और पेज छोड़कर चले जाएंगे। तीसरी बात, आपका आर्टिकल 4000 वर्ड्स से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर वो इससे ज्यादा लंबा है तो इसे छोटे छोटे पेज में बांट दो। अगर आपका आर्टिकल लंबा है और अलग अलग पेज में बांटा नहीं जा सकता है तो सबसे टॉप पर कंटेंट का टेबल ऐड करो ताकि रीडर्स को जो हेडलाइन चाहिए वो उस तक पहुंच सकें। याद रहे कि अच्छी कॉपी लिखने के लिए उसे शॉर्ट, रेलेवेंट और इंटरेस्टिंग बनाना जरूरी है। सेम यही चीज इंटरनेट पर भी लागू होती है। वेब कॉपी डायरेक्ट और इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, वरना आपके रीडर्स किसी और वेबसाइट पर चले जाएंगे। आपका राइटिंग स्टाइल एंटरटेनिंग होना चाहिए। याद रहे कि वेब पर अलग अलग दिलचस्प इमेजेस और ऐड का कंपटीशन रहता है। ऐसे में आपके टेक्स्ट अगर अलग नहीं होगा तो रीडर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। आप अपने पर्सनल स्टाइल में लिख सकते हैं। लिखते वक्त बातचीत करने का टोन इस्तेमाल करें। आप वेब एडिटर भी बन सकते हैं। वेबसाइट ओनर्स और कंपनियां हमेशा अपने कंटेंट को अपडेट करने की कोशिश में रहते हैं, इसलिए नई कॉपी लिखने के बजाय हो सकता है कि वो आपसे पुराने कंटेंट को दोबारा लिखने के लिए कहें। ये ज्यादा आसान लेकिन थोड़ा ट्रिकी काम है। वेब के लिए एडिटिंग करते वक्त आपको लंबे टेक्स्ट के वर्ड काउंट कम करने होते हैं। इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को छोटा बनाने की प्रैक्टिस करते वक्त अपने आर्टिकल को खुद एडिट करने की कोशिश करो। 1000 वर्ड्स का अपना कोई बेस्ड आर्टिकल चुनो और उसके वर्ड काउंट को आधा कर दो। उसके बाद उसे 250 वर्ड्स का बनाओ। ये एडिटिंग का ट्रिकी पार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को चूज करना चैलेंजिंग काम होता है, लेकिन आप इसी तरह लिखना सीखोगे। वेब पर पढ़ने वाले रीडर्स का अटेंशन स्पैन रेगुलर रीडर्स से कम होता है, इसलिए अपने टेक्स्ट को डायरेक्ट और इफेक्टिव बनाने की कोशिश करो। वेब कॉपी को फॉर्मेट करना आसान होता है। पैराग्राफ के बीच में आपको लाइन ब्रेक यूज करना चाहिए। इससे रीडर्स समझ पाएंगे कि पैराग्राफ कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर खत्म। आपको हाइपरलिंक, बोल्ड और इटैलिक फॉर्मेट भी यूज करना चाहिए। हाइपरलिंक रीडर को पेज के किसी अलग पॉइंट या एकदम अलग पेज पर ले जाता है। इटैलिक और बोल्ड फॉन्ट किसी खास पॉइंट को हाईलाइट करने और उसकी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए यूज किया जाता है। साथ ही आपको सही इमेजेस ऐड करना भी आना चाहिए। अगर इमेज का साइज या रेजोल्यूशन बड़ा है तो ये वेबसाइट की लोडिंग स्पीड को स्लो कर देगा। इमेज को अपनी वेबसाइट पर यूज करने से पहले आप उसकी साइज को कम कर सकते हैं। वेब के लिए लिखते वक्त आपको राइटिंग टैग्स की जरूरत भी पड़ सकती है, जिनका मतलब होता है टाइटल, सर्च इंजन, कीवर्ड और इमेज टैग। ये रीडर्स को दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वेब स्पाइडर्स टैग्स का इस्तेमाल अपने सर्च और अच्छे कंटेंट को पहचानने के लिए करते हैं। टाइटल टैग्स बताते हैं कि वेबसाइट किस बारे में है। सिर्फ कंपनी का नाम लिखने से काम नहीं चलेगा। उसकी वैल्यू के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी लिखो। सर्च इंजन टैग्स एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है कि कोई पेज किस बारे में है। इन्हें अपने आर्टिकल के लिए छोटे ऐड की तरह समझ लो। कीवर्ड टैग्स उन कीवर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो लोग गूगल सर्च में टाइप करते हैं। इमेज टैग को तभी पढ़ा जा सकता है जब यूजर इमेज के ऊपर अपना कर्सर घुमाता है, और जब पिक्चर डिस्प्ले नहीं होता है तो ये इस चीज को भी दिखाता है। आप इंटरनेट पर लिख सकते हैं या एक एडिटर बन सकते हैं। आपका कंटेंट एंगेजिंग और सिंपल होना चाहिए। इंटरनेट पर फॉर्मेट करना जरूरी है क्योंकि आप एक अलग ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, एसईओ सीखें और अलग अलग नीश को ट्राई करें। कंक्लूजन, आप एक राइटर बनकर फुल इनकम कमा सकते हैं।
पहले के समय में ऑथर्स सिर्फ बुक्स और आर्टिकल्स ही पब्लिश कर पाते थे। जब तक उनकी बुक्स फेमस ना हो जाए, उनकी ज्यादा कमाई नहीं होती थी। लेकिन आजकल कॉपीराइटर्स मिलियनेयर बन सकते हैं। इस समरी ने आपको वो सारे ज़रूरी स्टेप्स बताए जो आपको एक सक्सेसफुल कॉपीराइटिंग बिजनेस स्टार्ट करने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले तो कॉपीराइटिंग एक रिवॉर्डिंग जॉब है। ये आपको अपने फाइनेंस, टाइम और वर्कस्पेस को मैनेज करने देता है। इसके लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिएटिविटी और डिटेल्स पर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात जो आपने सीखी कि कॉपीराइटिंग सिर्फ लिखने के बारे में नहीं है। इसमें आपको अपना बिजनेस टाइप, नेम और एड्रेस चूज करना पड़ेगा। आपको टैक्स के लिए रजिस्टर भी करना होगा ताकि कोई लीगल प्रॉब्लम ना हो। तीसरी बात, एक कॉपीराइटर के तौर पर आप घर से काम कर सकते हैं, रेंट पर ऑफिस ले सकते हैं या क्लाइंट के प्रेमिस में काम कर सकते हैं। चौथी बात, आप एडवर्टाइजमेंट या वेब की हेल्प से राइटिंग जॉब्स ढूंढ सकते हैं। आप एड, गूगल सर्च या अपनी खुद की वेबसाइट बनाकर अपनी स्किल्स को प्रमोट कर सकते हैं। पांचवी बात, आपने जाना कि एक ग्रेट कॉपी लिखने के लिए एक्यूरेसी, शॉर्ट सेंटेंस, एक्टिव वॉइस और प्रूफ रीडिंग का होना जरूरी है। छठी बात, एडवर्टाइजिंग दो तरह ही होती है, प्रमोशन और ब्रांड एडवर्टाइजिंग। आप सेल्स बढ़ाने के लिए लिमिटेड ऑफर दे सकते हैं या फिर एक भरोसेमंद ब्रांड बना सकते हैं। अपने क्लाइंट के ब्रांड को समझते हुए शॉर्ट और क्रिएटिव मैसेज लिखें। सातवां, आपने जाना कि डायरेक्ट मेल या ईमेल लिखना चैलेंजिंग हो सकता है। आपके पास कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होना चाहिए और अपनी राइटिंग में सीधे पॉइंट पर आने की कोशिश करें। रिसीवर के लिए एक पर्सनलाइज्ड, इनफॉर्मल या बातचीत का अप्रोच यूज करें। और आखिर में, इंटरनेट के लिए लिखने में आर्टिकल्स, एड, न्यूज़लेटर और बाकी के फॉर्मेट भी शामिल हैं। इसमें अलग अलग फॉर्मेटिंग स्किल्स की जरूरत पड़ती है क्योंकि रीडर्स का अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। अगर आपकी कॉपी एंटरटेनिंग और रेलेवेंट नहीं है तो यूजर्स किसी और पेज पर चले जाएंगे। पैसा कमाने के लिए कॉपीराइटर बनने का आइडिया अच्छा हो सकता है। चाहे आपका कॉलेज अभी खत्म भी नहीं हुआ हो तो भी आप अपने ग्रामर को इम्प्रूव कर सकते हैं, मार्केटिंग ट्रिक्स सीख सकते हैं और लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार आपको एक्सपीरियंस और फेम मिल जाए तो आप अपनी सर्विसेज के लिए सूटेबल प्राइस डिमांड कर सकते हैं। राइटिंग का स्किल आपका सपना पूरा कर सकता है। बस थोड़ा सब्र रखें और अपनी कॉपीराइटिंग स्किल में इम्प्रूवमेंट कर मास्टरी हासिल करें।